आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और हम लोगों ने मूल अधिकार को जो है अच्छी तरीके से समझ लिया था और आपको यह बात आपको बताया भी थे कि भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार का चैप्टर सबसे ज़्यादा विवादित रहा और सबसे अधिक वाद विवाद बहस भी हुआ तो किस पर हुआ? मूल अधिकार पर, भाग 3 पर। उसके बाद जो है अधिकारों को अगर देखा जाए तो संविधान में अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। एक अधिकार जिन्हें गारंटी दी गई। अधिकारों को अगर भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार का अधिकार है। एक ऐसे अधिकार है जिनको गारंटी दी गई जिनको गारंटी दी गई और उनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। गारंटी इसलिए दिया गया क्योंकि हुआ क्या था कि जब संविधानविदों के दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात को बसा हुआ था कि व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना आवश्यक है और मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के बचाव के लिए, अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायपालिका में जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकार के संबंध में सुनवाई हो सकती है। आपको भी बताए थे हम कि मौलिक अधिकार को संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। यानी अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह जो है मुख्य रूप से उसको जो है आप उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अधिकार है जिसके लिए न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वहीं पर एक अधिकार जिसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। क्लियर? भारतीय संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और यह भी एक प्रकार का अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। अब यह अधिकार क्या है? यह कैसा अधिकार है जो मुख्य रूप से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब आपको इस भाग में, संविधान के भाग 4 में जितनी भी बातें लिखी हुई है उनके लिए, उन बातों के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उनको क्रियान्वयन कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और यह खुद ही संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 37 में इस बात को निहित किया गया है कि अगर इस भाग में माने भाग 4 में उपबंधित कोई भी ऐसे तथ्य के लिए न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। मतलब अगर आप भाग 4 में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई है, अब उन अच्छी बातों को, आपकी जो बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है, तो क्या आप उन बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पर एक फर्क जान लीजिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, भाग 3 का यानी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय में आप जा सकते हैं। लेकिन भाग 4 के लिए आप मौलिक अधिकार में नहीं जा सकते हैं। भाग 4 को लागू कराने के लिए आप मौलिक न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में उस पर वाद नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिकार है, या भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अधिकार दिया गया है जिसको न्यायालय में वाद योग नहीं है? वाद यानी ना वाद कहिए या परिवर्तनीय कह रहेगा, वाद योग नहीं है तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो परिवर्तनीय कौन है? भाग 3। अब आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इस पर बहुत सारे संविधानविदों का अलग अलग मत रहा है, क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे विचारक रहे कहे कि अगर ऐसे अधिकार दिए गए, ऐसे अधिकारों को देने से क्या फायदा जिन अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति यानी न्यायालय में नहीं जा सकता है, या उसको जो है इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जो है नैतिक स्तर पर दिया गया हो। तो इसके संबंध में बहुत सारा जो संविधानविद थे या जो संविधान के जाने माने हमारे जो व्यक्ति रहे हैं, तो वह सब जो है अलग अलग तर्क दिए। जैसे के संथानम, एक नाम आप नोट कीजिएगा, के संथानम ने इस चीज को कहा, के संथानम कि जो है भाग 4 जो है, के संथानम ने कहा भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव को जन्म देता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है कि किस संविधानविद ने यह कहा था कि जो भाग 4 है नीति तत्व है
वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव देता है। तो वह है भाग 4 के बारे में कहा गया। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी, इनका भी नाम सुने होंगे। टीटी कृष्णमाचारी ने इनको भावनाओं का कूड़ा घर कहा। टीटी कृष्णमाचारी ने, इस चीज को आप नोट करते चलिएगा कि टीटी कृष्णमाचारी ने इसको क्या कहा था, नीति निष्ठा तो क्या बोले कि यह भावनाओं का, यानी हमारी भावनाओं का क्या है, अस्थायी कूड़ा घर है। उसके बाद आपको जो है बहुत सारे आप, हाँ एक बात, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन सब विद्वानों के बीच जो है आइवर्जेनिक्स ने तो, सर आइवर्जेनिक्स ने तो यहां तक कह दिया था कि यह मात्र धार्मिक उपदेश है। आइवर्जेनिक्स ने मात्र इसको धार्मिक उपदेश की संख्या दिया कि यह मात्र धार्मिक उपदेश के बराबर है। और टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा था, भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर। टीटी कृष्णमाचारी ने भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा। और केसी हुए माने जो हमारे सर आइवर्जेनिक्स थे वो मात्र धार्मिक उपदेश बताया इनको कि यह मात्र धार्मिक उपदेश है ना। और उसके अलावा आपको जो है आइवर्जेनिक्स ने एक और बात बोले थे कि यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक भजाया नहीं जा सकता, है ना। ऐसा चेक है जिसको बैंक भजाया नहीं जा सकता। उसके अलावा जो है आपको इस बारे में एक बात बताते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो संविधानविद थे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसके बारे में, नीति तत्व के बारे में यह बताए थे कि नीति तत्व जो है संविधान की आत्मा है। तो इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा, किस संविधानविद ने बोला था कि जो है नीति तत्व जो है संविधान की आत्मा है, मूल आत्मा है। तो यह जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहे थे, है ना। द कॉर्नर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी बुक थी, उस बुक में उन्होंने इस बात को उल्लेख किया कि जो नीति तत्व है संविधान की आत्मा है। तो कुछ ऐसा जो है, जो नीति तत्व के बारे में जो कुछ विद्वानों ने चर्चा किया उसको आपको नाम जानना होगा, और उनके जो कोटेशन है वो भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। इस बात को तो हम जान गए कि नीति तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में लागू नहीं है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि ये 36 क्या करता है, 36 से 51 तक है। नीति तत्व कितना से कितना तक में है, तो 36 से 51 तक में। संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 अनुच्छेद जो हो गया 36 से 51। अब 36 से 51 तक में यह जो है दिया हुआ। अब 36 में क्या है, तो 36 में है ऑलरेडी राज्य की परिभाषा दी गई है। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा जो है माने राज्य की परिभाषा दी गई 36 में। तो राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, और तो मौलिक अधिकार में भी भाग जो है 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। तो जो परिभाषा वहां दिया गया है वही परिभाषा यहाँ भी है। राज्य की परिभाषा सेम है, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम चर्चा भी करते हैं कि संविधान के अनुसार राज्य कौन है। तो राज्य की परिभाषा का मतलब दिया गया है कि जितने भी संस्था हैं जिसमें संविधान, जितने भी संस्था है जो जैसे मान लें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या जिसमें भी गवर्नमेंट का, सरकार का इन्वेस्टमेंट है, यानी वित्त पोषण है, वह सभी संस्था क्या कहलाएगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। जैसे हमने बताया था कि एक यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटी किसके वित्त पोषित होता है, तो यूनिवर्सिटी का वित्त पोषण जो है सरकार के द्वारा होता है। तो यूनिवर्सिटी भी क्या आएगा, यूनिवर्सिटी का एक इकाई जो हुआ, जो टोटल यूनिवर्सिटी इकाई हुआ, वो राज्य की परिभाषा में आएगा। बिजली बोर्ड वो भी क्या हुआ है, राज्य की परिभाषा में आएगी। नगर पालिका, पंचायत, है ना, ये सब जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा का मतलब आप सिंपल परिभाषा में आप जान सकते होंगे कि संवैधानिक राज्य की परिभाषा के अनुसार, देखिए एक राज्य का परिभाषा होता है कि आवश्यक एक माने सीमित जनसंख्या होना चाहिए, सीमित भूभाग होना चाहिए, एक शासन व्यवस्था होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। तो वह राजनीतिक परिभाषा है। उसको आप लोग जो पढ़े होंगे कि राज्य के होने के लिए 4 गो तत्व आवश्यक है, तो वह राजनीतिक परिभाषा है। संवैधानिक परिभाषा के अनुसार, जो संविधान की परिभाषा के अनुसार राज्य में उन सभी इकाइयों को शामिल किया जा सकता है जहां पर राज्य का आंशिक या पूर्ण रूपेण वित्त पोषण हो, वो सभी राज्य का जो है इकाई माने जाएंगे। तो अब जहां भी राज्य का वित्त पोषण है, जिसमें भी सरकार का पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, वह जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।
तो क्या आपके दिमाग में उठता होगा कि क्या एक स्कूल राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल, जो स्कूल है, स्कूल बोर्ड होता है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड, वह एक प्रकार राज्य इकाई है ना। उसी प्रकार से आप जितने सारे भी बोर्ड है, संस्थाएं हैं, है ना, वो सभी न सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा आप समझ गए कि राज्य की परिभाषा क्या है, जहां भी सरकार क्या जो है माने कह सकते हैं कि वित्त पोषण हो, वह राज्य की परिभाषा में आता है। जैसे स्कूल है ना, शिक्षा बोर्ड हुआ, न्यायपालिका हुआ, नगर पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अब है भाग 37 में क्या कहता है, अनुच्छेद 37 है, कहता है कि भाग 4 के उपबंध में किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। भाग 4 के उपबंध यानी कहता है कि भाग 4 में जो भी उपबंध दिए गए हैं संविधान के यानी राज्य के, जो इस भाग 4 में जो भी उपबंध दिए गए हैं, तो भाग 4 में कितने उपबंध है, तो 36 से 51 तक। क्लियर? भाग 4 में कितने अनुच्छेद है, तो 36 से 51 तक। अब इस 36 से 51 तक में जितने उपबंध है वह सभी के सभी उपबंध, भाग 4 के उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब भाग 4 के जो भी उपबंध दिए गए हैं उनको लागू कराने के लिए आप किसी भी न्यायालय में जा नहीं सकते हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है? परंतु इसमें क्या दिया है, परंतु राज्य का कर्तव्य होगा कि नीति बनाने में इन तत्वों को लागू करें। अब राज्य का यह कर्तव्य है ना, नैतिक जिम्मेवारी है। देखिए, कानूनी जिम्मेवारी नहीं है। क्लियर? नैतिक जिम्मेवारी है। राज्य का यह नैतिक जिम्मेवारी है कि जब भी वह कोई नीति बनाए, जब भी ऐसा कुछ वह विधि बनाए, तो उन नीति बनाने समय इन तत्वों को लागू करे। अब क्यों बाध्यकारी हो जाता है? पहली बात, इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ये तो क्लियर हो गया कि यह न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवा सकते हैं, तो यह बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर भी यह सरकार के लिए क्यों बाध्यकारी होता है, चलिए इसके लिए थोड़ा समझते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि लोकतांत्रिक देशों में, जहां भी लोकतंत्र है, वहां लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित समय के बाद चुनाव होता है। हर देश का अलग अलग है, कहीं 4 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो कहीं 6 वर्ष पर, तो कहीं भारत में 5 वर्ष पर होता है। तो लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित अवधि पर चुनाव होते हैं। अब उस चुनाव में जो है पर जनता जो है अपना चयन करती है अपने प्रतिनिधि को, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर मान लीजिए कोई सरकार है और उसने हमारी जन कल्याण की भावनाओं को नजरअंदाज करती है, या संविधान जो नीति निर्देशक तत्व है उनको पालन करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हम उनको चुनाव में जो है मतदान के द्वारा, सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का अधिकार, तो मतदान में जो होता है उनको जो है फिर नहीं चुनते हैं और उनकी सरकार नहीं बनती है। तो इसलिए सरकार भी, जो भी सरकार होती है, वह चाहती है कि अधिक से अधिक जो है हम उन नीतियों को लागू करें जो जनहितकारी हो, जो लोकहितकारी हो। तो इसीलिए यह एक प्रकार से बाध्यकारी भी हो जाता है। लेकिन कैसा बाध्यकारी है? नैतिक बाध्यकारी है। नैतिक रूप से जो है जो भी सरकारें होती है उसको यह बनाती है, और यही इसलिए कहा गया है कि यह भाग 4 जो है, भाग 4 का उपबंध किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये तो किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन राज्य का कर्तव्य होगा कि नीति बनाने में इन तत्वों को लागू करे। अब कैसा जो है माना राज्य को कैसा कर्तव्य है, तो नैतिक कर्तव्य है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, नैतिक कर्तव्य है कि उसको बनाने में इन तत्वों को लागू करे। अब यहाँ पर 38 पर चलते हैं, हम लोग फोकस करते हैं 38 पर, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना। देखिए यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना की गई है। तो अनुच्छेद किस में है? 38 में। लेकिन लोक कल्याणकारी वर्ड शब्द का प्रयोग एक जगह और भी हुआ है। वह कहां पर? तो संविधान की प्रस्तावना में। जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे हम, भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां भी प्रस्तावना में भी क्या है? लोक कल्याणकारी शब्द निहित है।
तो लोक कल्याणकारी शब्द जो है दो जगह पर निहित है, एक हमारे प्रस्तावना में और दूसरा कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 38 में। तो आप इस चीज को जरा सा अपने आप को दिमाग को पूरे वाइड कीजिए, सोचिए कि प्रस्तावना में जो सारे बातें हैं, है ना, आप आगे चलेंगे सभी आर्टिकल जब पढ़ेंगे 36 से 51 तक, तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्रस्तावना में जो जो बातें लिखा गया है, क्योंकि पता ही होगा कि हमारे संविधान का जो है दर्पण, हमारे संविधान का दर्पण या किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को, है ना। संविधान का दर्पण किसे कहा गया, प्रस्तावना को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को तो यहाँ तक कहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे संविधान देने जा रहे हैं, वो हमारा प्रस्तावना ही बताता है। तो पूरी संविधान का जो है निचोड़ भाग जो है मान सकते हैं प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना के जो तत्व है, प्रस्तावना में जो भी लिखित तत्व है, उन तत्वों का आदर्श प्रतिमान कहाँ मिलता है, तो वह जो है नीति निर्देशक तत्व मिलता है, अमूल अधिकार में मिलता है, लेकिन अधिकतर नीति निर्देशक तत्व मिलता है। तो प्रस्तावना के जो भी आदर्श प्रतिमान है वह जो है इसमें मिलता है। यहाँ पर दिया गया 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अभिकल्पना, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना। अब कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना होनी चाहिए, तो कैसा राज होना चाहिए, कैसा लोक कल्याणकारी, तो ऐसा राज होना चाहिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, देखिए तीन बातें, यानी राजनीतिक, आर्थिक, है ना, और सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, एक छूट गया, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सके, ऐसा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें हर वर्गों को, यानी हर वर्गों को क्या मिल सकते हैं, उचित जो है प्रतिनिधित्व मिल सके, कैसा, सामाजिक मिल सके, आर्थिक मिल सके, राजनैतिक मिल सके। तो यहाँ कहीं कहीं आपको जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है समाज की इक्वालिटी क्या, यानी कल्याणकारी का अभिकल्पना कहाँ किया गया है, तो देख रहे होंगे कहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना है जिसमें सभी को एक समान राजनीतिक जो है, एक समान राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले और उनके जो कल्याण की कल्याणकारी योजना बन सके, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, ऐसी राज्य की अभिकल्पना की गई है। कैसी राज्य की अभिकल्पना की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना की गई। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य में कैसी लोक कल्याणकारी राज्य, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 39 पर। 39 में क्या है कि राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व। अब यहां पर राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व के बारे में बात है। कहता है कि राज्य जब भी कोई ऐसा नीति बनाए तो उन नीतियों में इनको शामिल करे, है ना। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य जब भी कोई ऐसी नीति बनाए तो उन नीतियों में इनको क्या करे, शामिल करे। उसीलिए कहा गया कि राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व, तो क्या शामिल करे, तो पहला एक ये जो है आपको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, इसको जो है आपको बाद में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था इसको, इसलिए हम कहते हैं 39 में कहोगे बाद में देखेंगे। पहले देखिए क्या क्या तत्व अनुसरणीय है। पहला ख, भौतिक संसाधनों का संवितरण, भौतिक संसाधनों का संवितरण, क्योंकि इसको जो जोड़ा गया था वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी 39 से कम है और इसको जो है 1978 में जोड़ा गया था। अब यहां पर चर्चा करेंगे दूसरा क्या है, क के बाद ख में भौतिक संसाधनों का संवितरण, यानी जो भी देश में संसाधन है, क्योंकि कोई भी देश आज अगर प्रगति किया है या विकास की राह पर है तो संसाधन का दोहन करते हैं। आप जितने संसाधन का दोहन कीजिएगा, संसाधन का अर्थ तो जानवे करते होंगे, संसाधन का मतलब होता है कि वैसा स्रोत जहां से हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे गाय से अगर दूध प्राप्त हो रही है तो संसाधन है, भूमि से हमें फसल प्राप्त हो रही है तो भूमि भी संसाधन है ना। हमारे द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो मैं भी एक संसाधन हूँ, ज्ञान का संसाधन हूँ।
आप जिस माध्यम से कर रहे हैं वो भी एक संसाधन है। तो जहां से भी कुछ प्राप्त होती है, जो भी स्रोत, जिस स्रोत से कुछ प्राप्त होता है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन को जितना उपयोग कीजिएगा, जहाँ संसाधन का आप जितना यूटिलाइज कीजिएगा और उपयोग करने के लिए यानी करने का तरीका भी करेंगे, उस संसाधन का उपयोग दोहन ऐसा होना चाहिए ताकि जो है भविष्य में भी हमारा संसाधन बचा रह सके। तो ज्योग्राफी की बात है। पहले जानिए, संसाधन का जितना आप दोहन कीजिएगा उतना ही विकास होगा। अब आपसे एक बात पूछा जाए कि जो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है और कोई सबसे लोएस्ट कंट्री है, मतलब कोई आर्थिक स्थिति में, कोई अर्थव्यवस्था में कोई कंट्री, कोई देश बहुत उछले पायदान पर विकसित है और कोई ऐसा देश है जो विकसित नहीं है। आप इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है? कोई ऐसा देश जो पूरी विकसित है, डेवलप है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, विकसित है। वहीं अफ्रीका के कुछ देश है जो बहुत गरीबी, घोर गरीबी में जी रहे हैं, बहुत निचले पायदान पर है, जैसे सोमालिया हुआ, इरिट्रिया हुआ, इथोपिया हुआ, है ना। तो अब मान लीजिए कि ये देश और अमेरिका देश, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत विकसित है अमेरिका और बहुत निश्चित पायदान पर है। इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है? इसका मतलब मूल अंतर ये है कि अमेरिका में संसाधन का अधिक से अधिक दोहन हुआ। अमेरिका अपने संसाधनों का बहुत से अधिक दोहन किया और विकास करा। अब जो विकास नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वो संसाधन का दोहन नहीं किया। तो संसाधन का अगर उचित रूप से और सही रूप से दोहन नहीं कर पाते पूर्णपेण, तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन का दोहन जितना अधिक से अधिक समुचित उचित तरीके से कीजिएगा उतना ही विकास हो सकता है। तो यहां पर कहता है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण। तो भौतिक संसाधन, जो भी हमारे देश में भौतिक संसाधन है ना, जो भी हमारे देश में भौतिक संसाधन है, उन संसाधनों का वितरण ऐसा करना। सम मतलब होता है समान, सम का मतलब समान। तो भौतिक संसाधनों का सम वितरण, समान वितरण। किसी भी एक आदमी के पास वो जमा नहीं होना चाहिए, मतलब संसाधन सबको मिलना चाहिए, संसाधन का यूज सब कर सके। इसीलिए भौतिक संसाधनों का सम वितरण, मतलब भौतिक संसाधन का वितरण जो होना, कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहा है और किसी के पास वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो अपने विकास को नहीं कर पा रहा है। आज हमारे देश में यही स्थिति है, यही स्थिति है कि एक तबका बहुत ऊंचा चला गया और एक तबका बहुत नीचे है। तो भौतिक संसाधनों का सम वितरण नहीं होने के कारण हमारा जो देश है, हो सकता है कि एक तरफ जो है बहुत बड़ा डेवलप हो जाए, एक तरफ बहुत बड़ा नीचे हो जाए। तो आप भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, मतलब समान वितरण होना चाहिए। इसी में है धन एवं उत्पादन। जैसे ही आप संसाधन का उपयोग कीजिएगा, तो संसाधन का उपयोग कीजिएगा तो क्या आएगा? धन आएगा। धन को लाने के लिए क्या करना होगा? संसाधन का प्रयोग करना होगा। तो संसाधन का सम वितरण, उसके बाद जैसे संसाधन का प्रयोग करते हैं तो धन और उत्पादन का संकेंद्रण को रोकना। अब मान लीजिए कि धन कहीं एक ही हाथ में संकेंद्रित नहीं हो जाए, मैंने कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहे, कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहे। इसीलिए धन एवं उत्पादन, उत्पादन मतलब जानते ही हैं प्रोडक्शन। तो धन एवं उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना, मतलब एक जगह एकत्रित नहीं हो सके, उसका जो है सभी वर्गों में कह सकते हैं कि सभी जगह पहुंच हो सके, ऐसा नीति बनाना चाहिए। लेकिन आप अभी भी, आप हमारे देश में क्या स्थिति है कि जो है 10% लोगों के पास 90% जो है कह सकते हैं कि धन है, और 90% लोगों के पास जो है 10% जो है मतलब संसाधन का उपयोग कर रहा है। यानी 10% ऐसे लोग हैं, 10% या 15% कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे संसाधन का उपयोग करके बहुत उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और वहीं पर 85% ऐसे लोग हैं जहां पर गरीबी में जी रहे हैं। तो ये धन और संसाधन का मैंने जो संकेंद्रण को हमारे देश अभी नहीं रोका है, हमारी वैसी नीति नहीं बनी है, लेकिन बनाने की जरूरत होगी। तो चलिए, धन एवं उत्पादन, जो भी धन है उत्पादन है, उसको एक जगह केंद्रण नहीं होना चाहिए, उसको वितरण होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। इसी में है घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन है? तो 39 है। 39 के घ में ऐसे 39 ही पूछा गया था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आपको हाल फिलहाल का मामला याद होगा कि बिहार सरकार के जो है नियोजित शिक्षक के द्वारा उच्च न्यायालय में और जो है उच्चतम न्यायालय, दोनों जगह केस किया गया था कि हम लोग समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, एक ही छत के नीचे हम लोग हैं, है ना। किसी टीचर को अधिक पैसा मिलता है, हम वही कार्य हम करते हैं तो हमको कम पैसा मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, उच्च न्यायालय ने तो आदेश दे दिया था, लेकिन जब उच्च न्यायालय आदेश दे दिया कि हाँ इनको जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए,
लेकिन सरकार यहाँ पे, बिहार गवर्नमेंट यहाँ भी दिखाती रही कि हमारे पास जो है संसाधन नहीं है, हम उतने सक्षम नहीं है कि हम इनको समान कारक समान वेतन दे सकें। और हुआ क्या कि उच्चतम न्यायालय में जो है यह केस जो है खारिज हो गया। उच्चतम न्यायालय में जो है इस चीज को इनकार कर दिया गया कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह जो है वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करे, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और वहां पर जो है इस प्रकार से इसको खारिज किया गया। ऐसे भी पता होगा कि आपको जो है सरकार जो है जो भी यह जो अधिकार दिया गया है वह सरकार के संसाधन पर निर्भर है। सरकार का संसाधन अगर मान लीजिए है तो आप इनको नीतियों को लागू करता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39वें ई भी था घ में। बालकों के स्वतंत्र विकास के अवसर को सुनिश्चित करना, यहाँ पर सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि जो बच्चे हैं, बालक है, उनके स्वतंत्र विकास कैसे हो, उनके जीवन का गरिमापूर्ण विकास कैसे हो, उनके विकास के लिए जो है वह नीति बनाए। तो आज जानते होंगे चूंकि भारतीय 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माने शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। उसके बाद हमें जो है इसी में जो है आर्टिकल 45 में ही, नीति निस्तार के 45 में ही इस बात को भी निहित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, है ना। उसके अलावा कई सारे प्रोग्राम हैं, ICDS सुनते होंगे, आंगनवाड़ी केंद्र, ICDS बाल पोषण केंद्र, है ना। बाल आयोग भी बना 2006 में, है ना, 2005 में बाल आयोग भी बना। तो बच्चों के स्वतंत्र विकास के लिए उनके अवसरों को सुरक्षित करना, यानी बच्चों का विकास हो सके, उनको ऐसा अवसर मिल सके, उनकी जो है समुचित रूप से उनको अवसर मिल सके, वैसा जो है नीति बनाए। और इसी के तहत कई प्रकार की नीतियाँ बनी, जैसे आपको जो है पता ही होगा हमारे इन नीतियों के ही कारण जो है मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा ICDS प्रोग्राम चल रहा है ना। उसके अलावा और सा है बाल आयोग बना, बाल तस्करों को रोकने के लिए जो है पॉस्को एक्ट भी बना है, कई सारे एक्ट है। तो ये सब जो है बना है। तो आप जान रहे होंगे कि बालकों के स्वतंत्र विकास के लिए उनको नीतियों को बनाना होगा सरकार को, और इसी के कार्य पर करती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। आपको हम बता दिए कि आज हम लोग 39, हाँ, और 40 आर्टिकल बहुत आसान है। 40 पर इतना ही जान लीजिए कि 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है। तो 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना। 36 के बारे में क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया है। राज्य की परिभाषा जो है, राज्य की परिभाषा ऐसे हम राजनीतिक रूप से राज्य की परिभाषा के लिए चाहिए क्या क्या चीज, यानी सीमित एक जनसंख्या, भूभाग, है ना, भूभाग व्यवस्था, है ना, भूभाग व्यवस्था, असंप्रभुता, ये राजनीतिक परिभाषा। लेकिन संविधान की परिभाषा के अनुसार राज्य किसे कहा जाएगा, जहां भी राज्य सरकार का वित्त पोषण है, जहां भी सरकारी बॉडी है, सरकार का जो माने एक सरकार का कार्य रूप में कर रही है, वह जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में आएगा। जैसे हम बताए थे कि यूनिवर्सिटी क्या है, राज्य की परिभाषा में आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी शिक्षा बोर्ड क्या होगा, राज्य की परिभाषा में आएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब क्या है, राज्य की परिभाषा में है। उसके अलावा नगर पालिका, बिजली बोर्ड, ये सब क्या है, राज्य की परिभाषा में आएंगे, है ना। तो ये जो है राज्य की परिभाषा में सिंपल याद रखना है कि जहां भी सरकार का वित्त पोषण हो, यानी वित्त मतलब पैसा, जहां भी सरकार का वित्त पोषण हो या सरकार का उस पर नियंत्रण हो, जहां भी सरकार का वित्त पोषण हो, सरकार का उस पर नियंत्रण हो, केंद्रण हो, है ना, जो सरकार की गाइडलाइन का पालन करती हो, वह सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब आइए 37 में भाग 4 के उपबंध को किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, मतलब आप कहता है कि नीति निर्देशक तत्व में यानी 36 से 51 तक में जितनी सारी भी जो बातें हैं उनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नीति बनाने में इन तत्वों का लागू करे। राज्य का यह कर्तव्य कैसा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। 37 भी क्लियर है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कैसा राज्य होना चाहिए, तो लोक कल्याणकारी। और कैसा लोक कल्याणकारी राज्य, तो जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके वैसा लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहिए। 39 अभी जस्ट अब समझा है, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व क्या क्या है, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। और उसके बाद ख में भौतिक संसाधनों का सम वितरण, मतलब जो भी संसाधन है, संसाधन के उपयोग करके ही आप विकास कर सकते हैं, तो संसाधन का जो है संसाधन का वितरण होना चाहिए कैसे, समान रूप से, एक समान रूप से, कहीं पर केंद्रण नहीं होना चाहिए। धन एवं उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना,
धन उत्पादन को केंद्रीकरण से रोकना, और समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों के स्वतंत्र विकास के अवसरों को सुरक्षित करना। और ये सारी के सारी इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इसको अपने संसाधन के बल पर इसको लागू करे, लेकिन इसको लागू कराने के लिए आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। चलिए 40 को जान लीजिए, 40 बताते हैं। 39 में ग्राम पंचायत की स्थापना। अगले हम भाग में जो इसी का भाग होगा वह 41 से लेकर के और 51 तक में पूरा इस जो है नीति तत्व का पूरा सार समाप्त कर देंगे। और साथ ही साथ जब यह समाप्त होने वाला होगा तो उसके पहले हम इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक गांधीवादी, समाजवाद माने गांधीवादी, उदारवादी, ये जो 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरी को जो है हम उसमें बांटेंगे। अब उसके बाद जो है पहले पूरा डिटेल्स जान लेंगे, उसके बाद और जो हमने बताया था, जो कोटेशन जो संविधान विदों ने, उस पर भी जो है उसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और पूछा ही जाता है उस पर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।